हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दुर्गा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखो, कल हम पढ़ चुके थे जो लैंगिक जनन है उसके बारे में हम देख रहे थे। आज हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं। अब देखो लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो इस हेडिंग के अंदर हम देखेंगे। अब लैंगिक जनन की घटना की बात करें तो तीन प्रकार की घटनाएं पाई जाती है। एक तो निषेचन से पहले की घटनाएं या निषेचन पूर्व घटनाएं, एक निषेचन घटनाएं यानी बीच की घटनाएं, इसके अलावा निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप आगे लिख सकते हो लैंगिक जनन के अंदर निम्न तीन प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट आपको लिखना है निषेचन पूर्व घटनाएं। उसके बाद में 2 नंबर निषेचन घटनाएं। 3 नंबर है निषेचन पश्चात घटनाएं। ये 3 प्रकार की घटनाएं पाई जाती है। यानी निषेचन से पूर्व की जो घटनाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन के बाद की जो यहाँ हम कह सकते हैं बीच की जो घटनाएं होती हैं वो निषेचन घटनाएं होती हैं। इसके अलावा निषेचन पश्चात घटनाएं यानी जो फर्टिलाइजर होता है उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं वो निषेचन घटनाओं के अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन की जो पूर्व घटना होती है। अब निषेचन जो पूर्व घटनाएं हैं उसमें देखो 2 प्रकार की घटनाएं होती है। एक तो युग्मकों का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण यानी गेमेट्स का निर्माण होता है। इसके अलावा युग्मकों का जो स्थानांतरण है या हम कह सकते हैं जो गेमेट्स होते हैं उनका जो ट्रांसफर होता है वो किस प्रकार से होता है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। अब निषेचन पूर्व घटनाएं में आपको इसके आगे लिखना है इसमें निम्न 2 प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। निम्न 2 प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। तो देखो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है युग्मक। फर्स्ट आपको बताना है युग्मक जनन। युग्मकों का जो निर्माण होता है इसके अंदर देखो ये फर्स्ट हेडिंग है युग्मक जनन और दूसरी युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन और दूसरी होती है युग्मक स्थानांतरण। ये 2 घटनाएं पाई जाती हैं। अब जो युग्मक होते हैं उनका जो मिलना या हम कह सकते हैं युग्मकों का आपस में मिलना युग्मक जनन कहलाता है। और वो भी कौन सी विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक आपस में मिलते हैं। युग्मकों का स्थानांतरण की यदि बात करें तो युग्मक का ट्रांसफर हो जाता है। किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है युग्मक जनन। अब युग्मक जनन में देखो युग्मकों, अब क्वेश्चन में आपको लिखना है, जीरो में पढ़ रहे हैं ठीक है ना, तो युग्मक क्वेश्चन में लिखना शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, ये दोनों गेमेट्स होते हैं या युग्मक होते हैं। तो युग्मकों, ये तो क्या है नर युग्मक होता है और ये क्या होता है मादा युग्मक होता है। युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ये बात आपको लिखनी है कि जो गेमेट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शुक्राणु होता है अंडाणु होता है। बात हम जीव में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शुक्राणु और अंडाणु को रखेंगे। यदि प्लांट्स के अंदर होते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, का निर्माण युग्मक जनन या हम कह सकते हैं गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। अब देखो किस प्रकार से होता है, आपको बताया था जैसे ये नर है और ये क्या है मादा है। नर की बात करें तो स्पर्म होता है या आप बोल सकते हो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, और ये क्या होता है अंडाणु होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
या हम कह सकते हैं मियोसिस, मियोसिस के द्वारा। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना, और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। जब दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे या निषेचित होंगे तो शुक्राणु अंडाणु मिलकर क्या बनाएंगे, युग्मक, ये युग्मनज, या इसे हम बोलते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, या आप बोल सकते हो द्विगुणित होता है या डिप्लॉइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो जो युग्मक जनन, ये दोनों यहाँ पर ये क्या है, शुक्राणु है और ये क्या है, अंडाणु है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। और आपको ज्यादातर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछ लिया जाता है जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या फिर डिप्लॉइड होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है युग्मक क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। या आप बोल सकते हो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से युग्मकों का जनन होता है और वह किस में चेंज होते हैं, जाइगोट में चेंज होते हैं, और जाइगोट डिप्लॉइड होता है, ये ध्यान रखनी है। और ये दोनों क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। तो यही बात है इसमें कि युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात है, इसके नीचे लिखना, देखो आपको जस्ट अकारी संरचना के आधार पर, अकारी की संरचना के आधार पर युग्मक दो प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है। कौन कौन से दो प्रकार होंगे, देखो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है समयुग्मक, और सेकंड होता है विषम युग्मक, ठीक है। ये दोनों हैं। आकार के संरचना के आधार पर युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो समयुग्मक होता है और दूसरा कौन सा होता है, विषम युग्मक, ठीक है। तो ये दोनों आपको हेडिंग डालनी है, समयुग्मक और विषम युग्मक। अब समयुग्मक देखो नाम से स्पष्ट है, जब बनने वाले युग्मक क्या होंगे, बाह्य संरचना में या बाह्य आकार की संरचना में क्या होंगे, समान होंगे, तो इसे बोलते हैं समयुग्मक। और ये जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकार की संरचना में क्या होंगे, अलग होंगे, तो इसे बोलते हैं विषम युग्मक। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आप हेडिंग डालो समयुग्मक, हेडिंग डालो समयुग्मक। फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको समयुग्मक। इसमें लिखना आपको, जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति में बाह्य आकृति में समान होते हैं तो इसे समयुग्मक कहते हैं, ठीक है। ये आपको बात लिखनी है, जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति में समान होते हैं तो इसे समयुग्मक कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा होता है। एक तो होता है क्लेमाइडोमोनास, ये ध्यान में रखना आपको, माइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है। ये आपको एग्जाम्पल बताना है, आप एग्जाम्पल एक याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेमाइडोमोनास ये क्या होता है, एक शैवाल होता है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि एल्गी होती है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ये आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से ये इसमें जो लिंग जनन की प्रक्रिया है वो पाई जाती है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। दूसरी जो हेडिंग है वो है विषम युग्मक। अब इसी में देखो ये वही बात है, जब बनने वाले युग्मक क्या होंगे, बाह्य आकृति में अलग अलग होंगे या भिन्न होंगे तो उसे विषम युग्मक कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल है फ्यूकस, जो शैवाल होते हैं उसमें क्या होता है कि जो हम बात करें युग्मकों का निर्माण है वो अलग अलग प्रकार से होता है। देखो क्लेमाइडोमोनास की संरचना इस प्रकार से होती है, क्लेमाइडोमोनास की जो संरचना है इस प्रकार से होती है। देखो ये संरचना होती है क्लेमाइडोमोनास की। ये इसका क्या होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा ऊपर ये जो दो संरचनाएं दिखाई देती है ये ड्यूफ्लेजिला, या हम कह सकते हैं जो गति करने के लिए जो अंग होते हैं वहां पर वो मतलब पाए जाते हैं, या आप इसे बोलते हैं कसाब, कसाब, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेजिला, फ्लेजिला। और ये क्या पाए जाते हैं, गति करने के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, ये संरचना होती है क्लेमाइडोमोनास की। ठीक है, तो दूसरे देखो विषम युग्मक, इसमें लिखना आपको जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति में, जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति में अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मक कहते हैं। यह सवाल है एल्गी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी सवाल होती है क्लेमाइडोमोनास। जब बनने वाले युग्मक बाह्य आकृति में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तो इसे विषम युग्मक कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, फ्यूकस, फ्यूकस सवाल, ये एग्जाम्पल है फ्यूकस सवाल। ठीक है ना, ये क्या दर्शाती है, विषम युग्मक दर्शाती है। ठीक है, फ्यूकस सवाल, ये दोनों हो गए आकारीय संरचना के आधार पर किस प्रकार से पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है, जीव होते हैं उनको लैंगिकता का प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, ये आपको नई हेडिंग डालनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखो, जीवों में लैंगिकता का प्रदर्शन, लैंगिकता का प्रदर्शन यानी किस प्रकार से प्रदर्शन होता है। क्योंकि कई क्या होते हैं एकलिंगी होते हैं, कई क्या होते हैं उभयलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब होता है उसमें नर या मादा एक ही होता है, तो हम कह सकते हैं वो एकलिंगी होता है, तो वो जीव भी दर्शाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो भी दर्शाते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है कि दोनों नर और मादा दोनों वो जो मतलब हम कह सकते हैं लिंग प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर आप लिख सकते हो लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के नीचे लिख सकते हो आप इसकी लैंगिकता के आधार पर, यहां पर आप हेडिंग डालिए पौधों में, सॉरी यहां डालिए पौधों में लैंगिकता का प्रदर्शन। ठीक है ना, तो लैंगिकता के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक लिंगी होता है और एक क्या होता है उभयलिंगी होता है। तो आप लिख सकते हो एक लिंगी पौधे, एक लिंगी पौधे, और इसके अलावा दूसरा है द्विलिंगी पौधे, या कह सकते हैं हम उभयलिंगी पौधे, उभयलिंगी पौधे, उभयलिंगी पौधे। तो ये आप दोनों लिखे बात लिख लो, लैंगिकता के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी पौधे। ये इसको द्विलिंगी या त्रिलिंगी भी कहते हैं। हेडिंग डालें आपको एक लिंगी पौधे। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, देखो नाम से स्पष्ट है एक लिंग पाया जाता है, तो आपको इसके आगे लिखना है जब, देखो जब नर तथा मादा जनन संरचनाएं
जब नर तथा मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पौधों पर पाई जाती है तो इसे एकलिंगी पौधे कहते हैं। अब देखो नाम से स्पष्ट है, एकलिंगी मतलब एक लिंग मिलेगा। तो देखो जब नर तथा मादा जनन संरचनाएं, ठीक है ना, अलग अलग पौधों पर पाई जाती है, यानी एक पर नहीं होती है, दोनों संरचना एक पर नहीं होती है। और एग्जाम्पल भी पूछा जाता है एक लिंगी पौधे के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि कौन कौन से पौधे होते हैं वो जो एक लिंगी होते हैं, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल आपका पपीता। पपीते के अंदर क्या होता है कि जो जनन संरचनाएं होती हैं, नर और मादा दोनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। यह है एक लिंगी पौधे के बारे में। नेक्स्ट एडिंग डालो आप द्विलिंगी, 2 नंबर द्विलिंगी। द्विलिंगी भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो उभयलिंगी, उभयलिंगी भी बोल सकते हो। तो इसमें वही बात लेकिन आपको जब नर तथा मादा जनन संरचनाएं एक ही पौधे पर पाई जाती है, क्यों, द्विलिंगी है, दोनों लिंग पाए जाएंगे, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो। तो लिखना है इसके अंदर जब नर तथा मादा जनन संरचनाएं एक ही पादप पर पाई जाती है, एक ही पादप पर पाई जाती है तो इसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप कहते हैं, यह आपको लिखना है। द्विलिंगी या उभयलिंगी बता सकते हो आप जब संरचनाएं अलग अलग पाई जाती है, ठीक है ना, ये दोनों के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसका जो देखो जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपको बताना है सरसों, इसके अलावा किसमें पाया जाता है, गुड़हल में, ठीक है ना, सरसों और गुड़हल में। देखो जो सरसों है इसको ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका वनस्पति का नाम है, ठीक है ना। जबकि गुड़हल की बात करें तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस ये गुड़हल का वनस्पति का नाम है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है कि जब नर और मादा जनन संरचनाएं यदि एक ही पादप पर पाई जाएंगी तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी, और यदि अलग अलग पादप पाई जाएंगी तो उसे एकलिंगी पादप कहते हैं। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसका एग्जाम्पल आपको क्या बताना है, पपीता, और इसका एग्जाम्पल आपको क्या बताना है, ये सरसों और गुड़हल। ये सरसों का वनस्पति का नाम है कौन सा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और यदि वो आपको ध्यान भी रखना है कि ये कौन से कुल का सदस्य है, कुल आपने 11th क्लास में देखे होंगे कुल, तो ये कुल ब्रेसिकेसी, जो आगे पढ़ेंगे हम ब्रेसिकेसी, या इसको एक नाम और से भी जानते हैं, ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल का सदस्य है। दोनों एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेसिकेसी आप याद रखो तो भी ठीक है, क्रूसिफेरी याद रखो आप तो भी ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं गुड़हल कौन से कुल का सदस्य है, तो यहाँ आपको याद रखना गुड़हल कौन से कुल का है, तो आपको बताना है मालवेसी कुल का सदस्य, मालवेसी कुल का सदस्य, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको दोनों याद, ये बात आपको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो बात है याद रखना आपको। लेकिन द्विलिंगी जो उभयलिंगी कुल के जो सदस्य जो एग्जाम्पल है वो आपको है सरसों और गुड़हल ध्यान में रखने।
नेक्स्ट देखो हमारी जो हेडिंग है वो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है, इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको लिखनी है। नीचे आपको लिखना है इसी प्रकार प्राणियों में भी, इसी प्रकार प्राणियों में भी लैंगिकता, प्राणियों में भी लैंगिकता प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं वे जिसमें नर तथा मादा जनांग अलग अलग पाए जाते हैं, एक लिंग कहलाते हैं। वही बात लिखनी है आपको, वे जिनमें या आप यहां लिख सकते हो एक लिंगी जीव, वे जीव जिनमें नर तथा मादा जनांग, ठीक है, कौन कौन से नर तथा मादा जनांग अलग अलग पाए जाते हैं, जनांग अलग अलग पाए जाते हैं, तो इसे एक लिंगी जीव कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, एक लिंगी जीव कहते हैं। इसके अलावा देखो जो और भी है, मैं बात करूं मानव है, एग्जाम्पल इसका ध्यान में रखना आपको, मानव, ह्यूमन, ठीक है ना, मानव। और उभयलिंगी की बात करें तो इसमें देखो अलग हो जाए, तो आप यहां लिख सकते हो 2 नंबर लगाकर उभयलिंगी जीव। तो इसमें आपको लिखना है कि वे जीव जिसमें नर तथा मादा जनांग एक में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, नर और मादा जनांग क्या होते हैं, एक में ही होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका और भी बता सकते हो, कॉकरोच भी बता सकते हो, कॉकरोच। इसके अलावा मेंढक भी बता सकते हो। अगर नाम लिख सकते हो आप राना टिग्रीना, ये इसका नाम है, ठीक है ना। तो मानव, कॉकरोच और मेंढक का नाम क्या है, राना टिग्रीना, जूलॉजिकल नेम, ठीक है ना। तो अलग अलग पाए जाते हैं, तो एक लिंगी जीव कहते हैं। इसके अलावा उभयलिंगी जीव की मैं बात करूं, वे जीव जिनमें नर तथा मादा जनांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो इसे उभयलिंगी जीव कहते हैं। उभयलिंगी, या आप लिख सकते हो द्विलिंगी जीव कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, टैप वर्म, या इसको बोलते हैं फीताकृमि, केंचुआ है, जोंक है, टैप वर्म या फीताकृमि, ठीक है ना, टैप वर्म, फीताकृमि। इसके अलावा केंचुए के अंदर दोनों होते हैं। इसके अलावा जोंक या हीरोनिडेरिया भी बोलते हैं इसको, जोंक। ये आपको ध्यान में रखने किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस प्रकार से इनकी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो अलग अलग होंगे, उभयलिंगी की जीव की मैं बात करूं तो इसमें देखो जो नर और मादा जनांग होते हैं वो एक ही जीव में यदि होंगे तो वो होगा उभयलिंगी, या इसको बोलते हैं द्विलिंगी। तो एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हो, टेपवर्म बोलते हैं फीताकृमि में क्या होते हैं, एक में होते हैं।
इसके अलावा एस्केरिसिस पे तो देखो अलग अलग होते हैं, नर अलग होता है, मादा अलग होता है। एक की देखो आपने देखी ये पूंछ मुड़ी हुई होती है, ठीक है ना, तो वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो आप एस्केरिसिस, एस्केरिसिस या एस्केरिस भी बोल सकते हो आप, एस्केरिस। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ह्यूमन होगा मानव, कॉकरोच, मेंढक, मेंढक को बोलते हैं राना टिग्रीना, और एस्केरिस भी इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्योंकि नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि उभयलिंगी की बात करूं तो नर और मादा जनांग होते हैं वो एक ही जीव में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको टेपवर्म, इसको बोलते हैं फीताकृमि, केंचुआ और जोंक, जोंक को हीरोनिडेरिया भी कहते हैं। लिख लिया होंगे आपने। देखो नेक्स्ट क्या लिखना है कि देखो इतने बता रहा हूं, आप लिख लो। आपको जीव का नाम लिखना है, एक कॉलम बनाने आपको, क्योंकि हम जो क्रोमोसोम है वो देखेंगे अप्लाइड और डिप्लॉइड कितने कितने होते हैं। तो एक तरफ तो आपको जीव का नाम लिखना है, ठीक है ना, और एक तरफ आपको क्या लिखना है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, और वो क्या होगी, डिप्लॉइड 2n, ठीक है, 2n में कितने होते हैं। और आगे कॉलम बना के लिखना आपको गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, और गुणसूत्र की संख्या वो क्या है, हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, आधे हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मनुष्य यानी ह्यूमन, तो मनुष्य के अंदर यदि गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 46 होती है 46। और यहां पर जाने के बाद में 46 यानी हैप्लॉइड आधे हो जाएंगे, भाई 2n है, ठीक है ना, तो n है तो इसका मतलब n यहाँ क्या है, 23 है, तो 23 2 46 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे इससे। देखो n का मतलब यहाँ क्या है, क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, और आधे होने से मतलब यहाँ पर है कि क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। देखो एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, आपने नाम सुना होगा इसका, इसको बोलते हैं फलमक्खी, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर इसको बोलते हैं फलमक्खी। इसके अंदर 2n यदि भी बात करें तो क्रोमोसोम कितने होंगे, 8 होंगे, ये ध्यान में रखना आपको। फलमक्खी के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी, और ये आगे जाने के बाद क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो जो इसमें देखो मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, क्रोमोसोम कितने कितने पाए जाते हैं ये आपको लिखना है। फर्स्ट यहां पर आपको लिखना है जीव का नाम, गुणसूत्रों की संख्या, और यहां पर है 2n द्विगुणित रूप में, ठीक है ना, द्विगुणित। और यहां पे भाई आपको क्या लिखना है, गुणसूत्रों की संख्या, और ये क्या n यानी हैप्लॉइड रूप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो लिखा हूं उसमें देखो मनुष्य, ठीक है ना, डिप्लॉइड में कितने होंगे 46, ठीक है ना, और एगुणित में कितना जाएंगे 23। सेकंड में देखो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, और इसको क्वेश्चन में आप लिखना, इसको बोलते हैं फलमक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो क्रोमोसोम 8 और ये कितने हो जाएंगे 4। क्रोमोसोम की संख्या आपको कितनी लिखनी है, आधी लिखनी है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर लिखना आपको जीव का नाम है, ठीक है। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, जीव का नाम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा। जीव का नाम लिखना है, इसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या,
ठीक है ना। और ये क्या होगी 2n रूप में लिखने आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखना गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, और ये n रूप में लिखनी। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। हाँ अब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट आपको लिखना है मनुष्य, मनुष्य क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 46। अब इससे आपको आधी लिखनी है, इसका मतलब क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 23। दूसरा देखो फल मक्खी, फल मक्खी, और इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेलानोगास्टर, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। इसमें कितने पाए जाते हैं 8 होते हैं, और यहाँ पर आपको कितने करने हैं 4 करने हैं। इस हिसाब से आपको कॉलम में बनाने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यदि मैं नेक्स्ट बात करूं घरेलू मक्खी, थर्ड नंबर है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में पाए जाते हैं 12 होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं हैप्लॉइड तो 6 हो जाते हैं, हैप्लॉइड आदि संख्या आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो चूहा, चूहे के अंदर 42 होते हैं, चूहा 42 होते हैं 42, और ये कितने हो जाएंगे आधे हो जाएंगे, तो आपको लिखना 21। इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूं तो है कुत्ता, कुत्ते के अंदर 78 होते हैं, कुत्ता तो 78 होते हैं, और 78 से आधे कितने हो जाएंगे 39 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं 6 नंबर, बिल्ली के अंदर पाए जाते हैं 38, बिल्ली 38 बिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, और ये कितने हो जाएंगे हैप्लॉइड में 19 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो बिल्ली के बाद में है सेव, सेव के अंदर मिलते हैं 34, सेव के अंदर कितने मिलते हैं 34 मिलते हैं सेव के अंदर, और ये कितने हो जाएंगे 17। नेक्स्ट देखो सेव के बाद में मक्का, मक्का के अंदर 20 पाए जाते हैं, मक्का 20 होते हैं, और ये कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट है सेव के बाद में आलू, आलू के अंदर 48 होते हैं, आलू के अंदर कितने होते हैं 48, और ये कितने हो जाए 48 से आधे 24, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसे और मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो, इसके अलावा मैं और ऊपर लिख रहा हूं आलू के बाद में देखो तितली, तितली के अंदर पाए जाते हैं 380, तितली देखो 10th नंबर है तितली, तितली के अंदर मिलते हैं 380। अब इससे जो हाफ होंगे वो कितने हो जाएंगे 190। इसके बाद में प्याज, प्याज के अंदर होते हैं 32, और ये इससे आधे जाएंगे तो 16, ये मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यानी जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है आपको इतनी बात है कि जो मैंने आपको लिखा दी है। इसके अलावा देखो और यदि यहाँ से कोई पूछेगा नहीं तो कौन कौन से आधे, जैसे आलू में होते हैं 48, यदि हाफ तो आपको जो आधे जो होनी है ऑटोमेटिक, ठीक है ना, तो 24 हो जाएंगे। इसके अलावा मक्का की बात करें तो 20 होते हैं, ये हाफ हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बताने लग कुछ है नहीं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जीव का नाम कौन से जीव में कितने होते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या जो डिप्लॉयड है 2n, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको 2n का मतलब पूरे होंगे क्रोमोसोम, और n का मतलब क्रोमोसोम कितने होंगे आधे होंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट हमारे हेडिंग है वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा युग्मक जनन।
नेक्स्ट हेडिंग है 2 नंबर, युग्मक या युग्मकों का स्थानांतरण। हेडिंग डालिए अब नेक्स्ट, युग्मकों का स्थानांतरण, यानी किस प्रकार से युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।